बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। इंडिया बोल रहा है में आज बात हम करेंगे किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। खुद अपने कर्मों की वजह से वो मुश्किल में है, लेकिन ठीकरा फोड़ता है भारत पर। अब देखिए पाकिस्तान में किस तरह से यहाँ के हुक्मरानों की व्यवस्थाएं हैं कि वहां की अब आम जनता पानी तक के लिए मोहताज है। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब चिनाब नदी को लेकर, उसके पानी को लेकर भारत को आंखें दिखा रहा है। किस तरह से अब बौखलाहट सीधे सीधे नजर आती है वो हम आपको बताएंगे कि किस रूप में यहाँ पर लगातार एक एक करके पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। बूंद बूंद को तरसा पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता है। और सोचिए पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि अब पाकिस्तान को अपनी आवाम की प्यास बुझाने के लिए नया कर्ज यूरोपीय यूनियन से लेना पड़ रहा है। और इसी कर्ज के चलते पाकिस्तान एक बार फिर से मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आता है, और लेकिन इसका ठीकरा वो फोड़ता है भारत पर। तो पाकिस्तान एक बार फिर से तड़पता हुआ नजर आता है। एक बार फिर पाकिस्तान पानी के लिए बूंद बूंद को तरसने वाला है। वजह है सिंधु जल संधि। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से तनाव का केंद्र बन चुका है पानी। वो पानी जो दशकों से दोनों देशों के बीच में एक समझौते के तहत बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान की कायराना करतूतों का अंजाम ही है कि आज पाकिस्तान के हालात ये हैं। पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद भारत की ओर से दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से जवाब, और उसके बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करना, उसे बता दिया कि भारत आखिर क्या कर सकता है। आज उसी पानी को लेकर पाकिस्तान युद्ध जैसी गीदड़ भभकी देने लगा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुलकर कहा है कि अगर भारत ने चिनाब नदी के पानी का रुख बदला या उससे रोका तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। डार का कहना है कि भारत का ये कदम दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन बड़ा सवाल दरअसल ये है कि पाकिस्तान को वाकई में इस बात का डर सता रहा है कि भारत अब सिंधु जल संधि को लेकर कोई बड़ा और स्थायी फैसला ले सकता है। दरअसल सिंधु जल संधि कोई साधारण सा समझौता नहीं है। आइए मैं आपको जरा समझाती हूँ। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये सिंधु जल संधि हुई, और इसके तहत 3 पूर्वी नदियां जिसमें आती है रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिली, और 3 पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में गई। अब ये जो संधि है भारत पाकिस्तान के बीच, जो युद्ध हुए जैसे कारगिल जैसे टकराव या लंबे राजनीतिक तनाव, इसके बावजूद अब तक कायम रही। अब इसे अक्सर दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता रहा, लेकिन अप्रैल 2025 में तस्वीर बदली। हुआ जम्मू कश्मीर का पहलगाम हमला। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई, और उसके बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित कर दिया, और इसके बाद में भारत के सामने पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी देने लगा। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की चिंताएं इसके साथ और बढ़नी भी शुरू हो गई। जिस रूप में एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आती है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर एक बार फिर से डर है कि कहीं भाई पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, एक बार फिर अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो आने वाले वक्त में मुश्किल ना बढ़ जाए। करेंगे चर्चा मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, मैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। सर, मुझे जरा समझाइए कि चिनाब नदी की अहमियत क्या है दोनों देशों के हिसाब से, चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर हिंदुस्तान की, और मैं अगर इस जल संधि की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस भी जरा समझाइएगा। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। जी। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते थे वो नियर नॉर्मल थे, करीबन करीबन ठीक ठाक थे। उसके 3 साल के बाद दोनों देशों ने एक युद्ध लड़ा 1965 में। अब जहां तक ट्रीटी की बात है, देखिए ऊपर में अगर आप देखें सिंधु नदी है जिसको इंडस बोला जाता है,
चेनाब है, झेलम है। अब इन तीनों नदियों का ज़्यादातर पानी जो है वो हुकूक मिला पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रैक्टिकली 80% पानी सिंधु नदी का या झेलम का या चेनाब का हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जाता रहा है। और नीचे की तरफ यानी पूरब की तरफ अगर आ जाएं तो रावी है, ब्यास, सतलुज है। इनका पानी हिस्टोरिकली ज़्यादातर हिंदुस्तान में इस्तेमाल हुआ और इस ट्रीटी में ये कहा गया कि हिंदुस्तान इन तीन नदियों का रावी, ब्यास और सतलुज का पानी मैक्सिमम कर सकता है जितना भी चाहे। थोड़ा बहुत पानी हम पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं, खास तौर से जब मानसून यानी बारिश का सीजन होता है। अब ये सारा नजरिया चेनाब पर क्यों अभी अटेंशन है, वो इसलिए क्योंकि चेनाब पर जैसे अलग अलग डैम बन रहे, समझिए बगलियार डैम बन रहा है। तो अब ये भारत के पक्ष में थोड़ा सा ऐसे हो गया है कि वहाँ पर हमारी तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, इरिगेशन यानी जहाँ खेती होती थी वो ज़मीन भी बढ़ गई है। अब पानी इरिगेशन के अलावा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी चाहिए, बिजली बनाने के लिए तो पानी का इस्तेमाल करना ही है। तो अब समय आ गया है जब शायद चेनाब का पानी भी भारत थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेगा। हम अगर चाहें तो इस्तेमाल कर भी सकते हैं। इसी के साथ अभी प्रपोजल ये है कि भविष्य में पीर पंजाल के तरफ से पानी को एक कैनाल या एक सुरंग के जरिए चेनाब का पानी डाइवर्ट कर देंगे ताकि वो पंजाब हरियाणा तक आ सके। ये सब फ्यूचर प्लान्स हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भारत सरकार ने ये नोटिस किया कि ये जो संधि थी ये तो दोस्ताना रवैया के वजह से साइन की गई थी। ये संधि का बेसिस ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नॉर्मल पड़ोसी की तरह रहेंगे। तो अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतना तनाव है, 1965 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, 99 में कारगिल की जंग हुई और उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवादी हमले कर रहा है अभी। तो अब शायद समय आ गया है कि इस संधि को हम रीनेगोशिएट करें और इन सब नदियों से ज्यादा पानी भारत के इस्तेमाल के लिए ले आए। जी ठीक है सर, ठीक है। आपने बहुत बखूबी तरीके से इसे समझाया कि आखिर चिनाब नदी की क्या अहमियत है दोनों मुल्कों के बीच में और सिंधु जल संधि का एक क्या इम्पोर्टेंस रहा है हमेशा से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस रूप में हमने इसको देखा था कि जब से इसकी शुरुआत हुई थी इंडस वैली ट्रीटी 1960 में और विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ, वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसी हिमाकतें की गई, कई बार भारत को दगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट पानी को लेकर जो बहुत कीमती है उस पानी को लेकर हमेशा से वो ऐसा कोई सख्त एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद में सभी तरह की संधियां ब्रेक कर दी गई। मेरे साथ में अब रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी कनेक्टेड हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं बिलाल का रुख करना चाह रही हूँ। बिलाल, पानी को लेकर हम सभी जानते हैं कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे अब से पाकिस्तान की सरकार को यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के आवाम की प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए 60 मिलियन यूरो का लोन लेना पड़ा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। लेकिन इसके बावजूद आपके मंत्री बार बार रह कर सीधे सीधे बड़ी धमकी देते हैं। इन धमकियों के क्या मायने? अरे आप अंदरूनी तौर पे व्यवस्था सुधारिए ना, सुधारते हैं नहीं और दूसरों को धमकी देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे जो ग्रुप कैप्टन बैठे हैं आपके पैनल से हैं, लेकिन मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये कहते हैं कि 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर थे या नियर टू नॉर्मल थे, इन्होंने ये टर्म यूज। उसके पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात किसी भी दिन बेहतर रहे हो। 47 में हमें आजादी मिली, आपने नहरी पानी हमारा बंद किया, आपने हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थे, जो जॉइंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, वो नहीं दिए। ठीक है, 1947-48 में कश्मीर की वार हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आधा कश्मीर हमने ले लिया, चाहे घर में घुस के लिए। बात आपने पूरी सुननी है, बीच में इंटरफेयर नहीं करना। मैं उठ के, क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया। हाँ, जहां मैं अब्यूसिव हूँ, जो मेरा मजाज नहीं है, तो आपको पूरा हक क्या मुझे। अरे बोल तो, आपको कौन टोक रहा है, बोलो तो जी। हाँ, उसके बाद कोल्ड वार शुरू हो गई। मैं आपकी आदत की वजह से कह रहा हूँ ना,
कोल्ड वॉर में इंडिया ने एक ढोंग रचाया नॉन अलाइन मूवमेंट का, नैम जिसे कहते हैं, कि जी हम न्यूट्रल हैं, लेकिन एक तरफ यूएसएसआर से भी फंडिंग लेता रहा, दूसरी तरफ यूएसए से भी फंडिंग लेता रहा, असलहा लेता रहा, पैसे लेता रहा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट करे। लेकिन 1962 में इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर वार हुई उसमें इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई। 1965 में वो जो 15 साल 18 साल इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ड्रामा रचाया कि हम न्यूट्रल है, हम किसी के नहीं है, वो पाकिस्तान ने भी उसके नाको चने चबवा दी। अब आ जाते पानी पर। यहाँ मैं आपको एक बात, तो इसमें अगर इसाकदार साहब की जगह होता ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि इंडिया का ये एग्रेशन है, इंडिया जो है पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है और ये एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं उस स्टेटमेंट को दोबारा दोहराता जो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने दोहराई थी कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे ना तो हम सांसें बंद कर देंगे। वो नेचुरल बात है, वो इसलिए नेचुरल बात है कि मैं अगर यहाँ भूखा मार रहा हूँ, मैं अगर आप अपर रिपेरियन स्टेट है, मैं लोअर रिपेरियन स्टेट हूँ, मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, मेरी ज़राअत को खतरा है, मेरे बच्चे अगर खुदा न खास्ता प्यासे होंगे तो मैं मेरे इधर कोई बेवकूफ लिखे गाल पे कि मैं इंडिया को भी रहने दूंगा, मैं तो फिर कहूंगा पूरे का पूरा खित्ता वो वाइप आउट होगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी सोच पाई जाती है। वो पंजाबी जी कहते नहीं आप नहीं या गाहक नहीं, ना खेडांगे ना खेडन दवांगे। तो आप पागल हैं। आप मुझे बताएं आपने कितनी रिसर्च करके आई है। 1960 में वर्ल्ड बैंक के तहत हुआ, चिनाब और सिंधु पाकिस्तान को मिला, रावी ब्यास और वो सतलुज इंडिया को मिला, उसके बाद पाकिस्तान के तेवर बगा। भाई साफ सी बात है, अगर हमारा पानी बंद होगा हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना मंदिरों में घंटी बजेगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ना फिर कोई गाय के मूत्र से अपना इलाज करेगा, ना गाय के गोबर से अपनी स्किन को ग्रो करेगा। मैं इस तर्ज अमल का, इस सोच का बंदा हूं। अब आगे आपने जो बोलने बोल ले। हो गया आपका? हो गया। और भड़ास निकालनी है? नहीं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। अरे भैया वो भड़ास ही दिख रही है, वो बौखलाहट दिख रही है बिलाल। इतनी इत्मीनान से मैंने सुना, मुझे लगा शायद कुछ काम का बोलेंगे। अरे आपने अपनी मानसिकता दर्शा दी बिलाल, आपने अपनी मानसिकता दर्शा दी कि आप सिर्फ कटने काटने मरने मारने की बात करती है। अब सुनो बिलाल शफीक, सुनो जरा, तुम बार बार वहां से बैठकर जो गीदड़ भपकी दे रहे हो, मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल समझ गई जिस तरह से जो अंदाज है कि हम कटने काटने पर मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, यही मानसिकता है। अगर यही सुधार लेते ना तो आज जिस तरह से सिंधु जल संधि को भारत ने पहलगाम हमले के बाद में रोका, इसके पहले हर बार तुमने तो हर बार तुम्हारी तरफ से, हर बार पाकिस्तान की तरफ से धोखा दिया गया। मैं हर बार आप करके बोलती हूं, मुझे लगता है उस आपके काबिल ही नहीं है, उस आपके काबिल ही नहीं है जनाब। आपको इतने इत्मीनान से मैं सुन रही हूं कि शायद कुछ काम की बात बोलेंगे, लेकिन नहीं। मैं चाहूंगी मेजर अली शाह, जरा, वैसे मेरे साथ शुभदा चौधरी जी भी कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों की जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चाहूंगी मेजर अली शाह जरा इस बात को समझाइए कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे हो नहीं सकते, आज तक कभी हुए नहीं। शुरुआती वक्त में तो थोड़े ठीक ठाक थे, और पाकिस्तान की यही जो आपकी कट्टर सोच आपकी जुबान से नजर आई ना, दरअसल इस वजह से पाकिस्तान गर्त में है और इस वजह से भारत के साथ में उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। और अगर आप जैसे लोग रहे तो शायद कभी अच्छे हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ जुबान से सिर्फ जहर जहर जहर, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आप पानी की बात करें तो पानी इसी रूप से बंद हुआ, हुक्का पानी सब बंद हो चुका है। अली शाह जी। नैना जी देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने बिलाल साहब को खुद ब खुद एक्सपोज होने का मौका दिया। मानसिकता इसकी इसने खुद बोला है, ना आपने, ना मैंने, ना किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बोला है। इसने काटने कटने की बात करी है, इसने मारामार की बात करी है, खून खराबे की बात करी है, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मरने मारने की बात करते हैं। आतंकी सोच है ये, बिल्कुल बड़े शर्म की बात है। इसने बोला है ना मंदिर में घंटियां बजेंगी। बिलाल कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो खैर करो यार। तुम कहां के रहने वाले हो मुझे पता नहीं, मगर जरूर आतंकिस्तान के हो, और आतंकिस्तान तुमने ये साफ साबित कर दिया है। अगर लॉजिकल बात इनको करनी नहीं है, लॉजिकल बात हुई थी कि 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक ने बुकर किया था, बल्कि तारीख है 19 सितंबर, जो कराची में हुआ था, और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान
के बीच में हुआ था, और जो ईस्टर्न रिवर है 20 रवि सतलज, जहां पे हिंदुस्तान का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज था। वेस्टर्न इंडस का झेलम, जहां पे पाकिस्तान की तरफ से वहां पे रिस्ट्रिक्टेड यूज बताया था, लेकिन हिंदुस्तान का ये था कि नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए, जैसे कि हाइड्रो पावर हो गया, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिलाल को इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि इसके ऊपर के फैक्चुअली बात करे, कटने काटने की बात करे। बड़े शर्मनाक बात है, वाकई में बहुत शर्म की बात है। पूरे मुल्क को इसके शर्म से अपना सिर लटकाना चाहिए। ये आगे अनहरा जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने इसको मौका दिया अपना खुद का मुंह काला करने का। आपने इसको मौका दिया नेशनल टेलीविजन पे पूरे मुल्क का मुंह काला करने का, और इसको किसी ने नहीं रोका टोका, ना मैंने ना आपने, किसी ने नहीं। बार बार यही बोला था ये। अब इसका जो मकसद था वो मैनेज करना था जो शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज है इंडस बेसिन में से, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। और 1960 की बात है, हमारे रिश्ते ऐसे नहीं थे जो अब हो रहे हैं। बिलाल साहब जैसे ऐसे बेशरम लोग बैठे हैं जिनकी वजह से ये रिश्ते कभी सही हो ही नहीं सकते। बिलाल साहब ने खुद अपने मुंह से बोला ये बात। और जो रीसेंट डेवलपमेंट है अप्रैल 2025 के बाद, तब हिंदुस्तान ने टेम्पररी सस्पेंड किया था वाटर ऑपरेशंस, चाहे उन्होंने टेररिज्म की वजह से, क्योंकि पहलगाम में जो हमले हुए थे जो कि पाकिस्तान से ओरिजिन हुआ था, उसके बाद रेजिलेंट फ्रेमवर्क हुआ। और ये सस्पेंशन जो है ये रिएक्शन था हमारी तरफ से, और इनको मौका मिला था कि सुधर जाओ भैया, हम खाना पानी बंद कर देंगे, लेकिन ये सुधरते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल टेंशन हुए थे इंडस वैली ट्रीटी के, जो कि लार्जली फंक्शन हुए थे 6 डिकेड से, 6 डिकेड्स, यानी 60 years ऑलमोस्ट, यू कैन कॉल इट। और जो सपोर्ट करता है 100 millions फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। और जो परमानेंट इंडस कमीशन है और जो डिस्प्यूट है रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म का, वो एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है वाटर डिप्लोमेसी का। तो इसको हमारा शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमने इनको पानी दिया। जो पानी पीते हो ना बिलाल, क्या मालूम है आपको, पानी पिलाना स्वाब का काम होता है। हमने कितना स्वाब कमाया, और आप कटने काटने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और जो करंट चैलेंजेस है वो इंक्लूड वो क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोक्रेटिक शिफ्ट, और उसकी बात जी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, बिल्कुल, और यही बात है, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जिस तरह से बिलाल, पता है बिलाल, ये आपकी सोच को, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और हाँ बिल्कुल, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, और पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से आप कटने काटने मरने मारने की बात करते हैं। यही किया है आपने 78 सालों तक, और यही किया है, और यही पूरी संसार भी जानता है। आपसे यहाँ पर सिंधु जल संधि की बात करें, पानी की बात करें, और आप बात कह रहे हैं कि भारत में आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आपके पहली बात तो ये जो एक्शन है उसको जरा हाथ को कंट्रोल करके रखिए, वरना यही आपको उल्टा पड़ता है हर बार। जोकर एक नंबर का बात करने की तमीज नहीं है आपको, शब्द क्या बोलने हैं आपको ये नहीं पता, बैठना कैसे आपको ये नहीं पता, आपको आपके एक्शंस किस तरह से होना है आपको ये नहीं पता। शुभदा जी, मुझे जरा समझाइए, मुझे इस बात की जरा अहमियत को समझाइए, क्योंकि मैं बार बार, अगर हम जानते हैं कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरुआत से ही कई बार ऐसे हालात बने, भारत ने हर बार शांति समझौते की बात कही, 47 से लेकर 2025 तक समय समय पर पाकिस्तान की तरफ से कई बड़े हमले, कई बड़ी भारत के अंदर हमले और सीमा पर हमले, कारगिल युद्ध से लेकर अलग अलग कियोस्क, तमाम ऐसी बड़ी परिस्थितियां बनी। लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान की आवाम का ध्यान रखते हुए कभी पानी वाला समझौता नहीं तोड़ा, जल संधि कभी नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ में है, पाकिस्तान की आवाम के साथ में नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था जब अप्रैल में 2025 में जिस रूप
रूप में पाकिस्तान ने हमला किया, आतंकियों ने हमला किया पहलगाम में। पाकिस्तान की आवाम ने नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के इशारे पर पाकिस्तान ओरिएंटेड वहां से प्रायोजित पूरे पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया। उसके बाद में सिंधु जल समझौते पर पूरे तरह से एक्शन लिया गया कि पानी और हथियार, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, एक साथ समझौता नहीं होगा। और उसके बाद में अब यहां पर मुझे बताइए कितनी बार मौके दिए गए हैं पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के साथ? देखिए नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और बिलाल साहब आपको आदाब। अब जहां तक बात रही नैना जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी। बिलाल जी को जो फ्रीडम हमारे इंडियन मीडिया पे मिलता है बोलने का, डिबेट करने का, कुछ भी कहने का, वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे इंडिया के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मरकंदे काटजू जी का ये कहना है कि वो काफी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करते थे, इंटरव्यूज देते थे, लेकिन अभी इतना ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सर्वेलेंस और सेंसरशिप है कि कोई अगर थोड़ा बहुत भी सलीके का बात करे या क्रिटिसिज्म भी करना चाहे तो वो गायब हो जाएगा। तो बिलाल जी ने शायद अपने डिफेंस के लिए ये कॉमेडी करना शुरू किया है। चलो ठीक है। दूसरी चीज, अब जरा आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको अबेयंस में रखा गया, कैंसिल नहीं किया गया। ये दोनों अलग अलग चीज होती है, अबेयंस और कैंसिलेशन। बिलाल जी आप गूगल कर लेना। दूसरा जो है, जहां तक बात रही कि इसमें वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन है, तो पाकिस्तान को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर है, तो कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है नैना जी, बोली गई चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बोलने वाला कौन है। अब इशाक धर साहब जो हैं, ये शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के बहुत ही क्लोज एड रहे हैं। ये 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पाकिस्तान का अभी जो डेब्ट क्राइसिस है, उसको फेमसली इनफेमसली दरो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। 2017 में जब नैना जी पैनामा पेपर्स लीक हुआ था ना, तो इसी इशाक दर का नाम आया था। फिर 5 साल के लिए लंदन में ये एग्जाइल में थे। 2000 में इसी इशाक दर ने कन्फेस किया कि उन्होंने $14.68 मिलियन शरीफ फैमिली के लिए अदला बदली की है। उनका खुद का कन्फेशन है। दूसरी चीज है जो कुछ ही घंटे पहले हुआ है, कुछ ही घंटे पहले आज हुआ है, और आपके माध्यम से मैं ये कंडोलेंस देना चाहूंगी। मामा कदीर बलोच एक बहुत बूढ़े इंसान, बहुत ही बलोच पश्तून आइडेंटिटी पे फाइट करने वाले, कराची इस्लामाबाद की ठंडी में एकदम जाके वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने वाले, कराची प्रेस क्लब में हमेशा शामिल होने वाले, उनका देहांत हो गया। वो जितने भी बलोच लोग थे जो मिसिंग थे, जो 40,000 से ज्यादा है, उनके लिए सालों से काम कर रहे थे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान में जस्टिस कैसे होता है। मैं इमरान खान और उनकी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं जस्टिस के प्रोसेस का, लीगल प्रोसेस का बात कर रही हूँ कि अदयाला जेल में किस तरीके से क्लोज डोर हियरिंग होती है इतने साल, मतलब इम्प्रिजनमेंट के बाद, और फिर उनको घोषित कर दिया जाता है कि हाँ, ही एंड हिज वाइफ दे आर गिल्टी। प्रोसेस का मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। तो जहां तक, और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग, और शायद ये किसी टेलीविजन चैनल पे बात नहीं हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है, बहुत बहुत तेज पाकिस्तानी विमेन, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अपने टाइम से आगे, अपने जगह से आगे सोच रखने वाली पाकिस्तानी विमेन है। अगर आज यूएस के फेडरल जेल्स में 10,000, 11,000, 12,000 औरतें हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे हुआ है। उनका एक बार नहीं, उनका 2-3 बार अरेस्ट हुआ है। रिसेंट उनका अफगानिस्तान में हुआ था। वो ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड है, 50 इयर्स ओल्ड है, और उनका बहुत बगराम बेस में, यूएस में, अभी वो टेक्सास में फेडरल प्रिजन में है।
उनका बहुत रेप, उनका बहुत टॉर्चर हुआ है। ये बहुत ही अब इसके शर्मनाक है। ऊपर यही इशाक दर, बहुत इसी के ऊपर इशाक दर का ये कहना है, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला कि कुछ जो पाकिस्तानी थे उनको जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने बेच दिया अमेरिका को और उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। डॉक्टर सिद्दीकी उसी में आती हैं। बहुत अब शर्मनाक है। यही इशाक दर है, यही इशाक दर है जिन्होंने ये बोला है कि नहीं नहीं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अगर उनका इम्प्रिजनमेंट को क्रिटिसाइज करना गलत होगा। ये अभी उन्होंने कुछ महीने पहले बोला है, जिसके यही तो कारण मुझे लगता है इस्लामाबाद कि हाई ये कोर्ट में शुभदा जी चहल पहल हो ये गया। मानसिकता को दर्शा देता है ना। एक तरफ हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं, पत्रकार साथी हैं बिलाल शफीक, वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के खून बहाने की बात करते हैं, मंदिरों में घंटियां बंद करवाने की बात करते हैं। बिलाल शफीक अभी जानते नहीं सनातन की ताकत, है ना। बिलाल शफीक अभी शायद स्थिति को जानते नहीं। हमने आपने खून बहाया, भारत की तरफ से पानी बंद कर दिया गया तो इतनी बौखलाहट हो गई है। जवाब देंगे कुछ? शुभदा जी ने जो बड़ी बातें कही आपके इशाक डार के बारे में, बिलाल शुभदा जी, शफीक। मैं वही बताने लगा। ये शुभदा जी ने मुझे थोड़ी सी मेरी रहनुमाई की है, लेकिन वो गलत रहनुमाई कर रही। आप गाइड बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बाज़ औक़ात अपने आप को दुरुस्त साबित करना पड़ता है। पहले तो उनका नाम इरशाद डार नहीं है, उनका नाम है इसहाक डार। पहले उनका नाम आप सीख लें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, और राइट नाउ ही इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। इसहाक डार उनका नाम है, ठीक है। इरशाद डार नहीं है। एक बात चलिए, हो जाती प्रोनाउंसिएशन में मुझसे ब्लंडर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये शुभदा जी कह रही थी कि बिल्कुल आपने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाई, आई वैल्यू इट। अगर मेरे बस में हो, क्योंकि यहाँ बैठ के हम झूठ नहीं बोल सकते, मेरा एक मजाज है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को, हमारे तमाम जो स्टेट के रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन है, उनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, शी इज लाइक माय एल्डर सिस्टर, शी इज लाइक माय मदर, उनकी आजादी के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए बिल्कुल हमें उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं इस चीज को भी सपोर्ट करता हूँ। और थैंक्स शुभदा जी, आप भी मेरे लिए सिस्टर्स की जगह, छोटी हैं बड़ी हैं, अल्लाह नोज द बेस्ट, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसे भी अपील करता हूँ, ये मेरे लिए अपीलिंग है। और ये इंसानियत पर आपने बात की। अगली आ गई, आपने जो एक गलत बात की ना, जो मैं करेक्ट कर दूं, आपने कहा कि बिलाल इसलिए कह रहा है कि अगर हमारा पानी बंद किया तो हम इंडिया में मंदिरों में घंटी नहीं बजने देंगे, हम इंडिया को भी खत्म कर देंगे, खुद भी खत्म हो जाएंगे। कि इसे अपना डिफेंड करना है, इसे अपना डिफेंस चाहिए, वरना ये उठाया जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहता मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खान हूं। मेरे आज के रोड शोज मैं बेसिकली करता हूं, अवाम के पास जाता हूं, जिसे स्ट्रीट शोज कहते हैं। मेरे शोज में लोग मरियम नवाज को क्रिटिसाइज करते हैं, इमरान खान को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, महंगाई पे बोलते हैं। मेरे व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में है। मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। ये जो उठाने वाली आप बात करती है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके ये जो आप कहते हैं ना, उठा लिया, उठाते उन लोगों को या उन लोगों को बंदे का पुत्र बनाते हैं जो एक हाथ से ज्यादा बकवास करते हैं। अब आपके इंडिया में, मैं इंडिया में जाकर, आपके इंडिया में मैं बैठ चैनल में बैठ, अरे बिलाल सुनो, इंडिया छोड़ो, पाकिस्तान की चिंता करो। जब भी काम की बात करते हैं, जिस शब्दावली का इस्तेमाल आप करते हैं, वो शब्दावली के माध्यम से आप खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ। और मैं यूकी देवनाथ जी, ठीक है बिलाल, आपने अपना टाइम पूरा ले लिया, थोड़ी सेंसिबल बात करने के लिए मुझे मेरे गेस्ट का रुख करने दीजिए। आप उलझुल बातों के अलावा और कुछ नहीं कहते, सिर्फ जहर उगलने के अलावा। मैं चाहूंगी यूकी देवनाथ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये बिलाल शफीक की बौखलाहट दर्शाती है इसके पहले, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बातें कही, हिंदुस्तान का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। पहलगाम हमले के बाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि तुम खून बहाओगे, हम पानी बंद कर देंगे। हाँ, ये डिप्लोमेटिक एक्शन होता है। सीधे सीधे कई बार मौका दिया, प्यार से समझाया, बातों से समझाया, धमकी से समझाया, लेकिन तुम में और हम में यही अंतर है। हम तुम्हारी तरह आम जनता का, मासूमों का खून नहीं बहाएंगे। ये एक डिप्लोमेटिक एक्शन है और उसी की बौखलाहट यहाँ पर, चाहे बात इशाक डार की हो, बिलाल शफीक की हो, ये सीधे सीधे नजर आती है। बिलाल शफीक सुन ले जरा। जी सर। नैना जी, बात यह है कि भारत का इरादा कभी नहीं था कि हम पानी को बतौर वेपन इस्तेमाल करें, लेकिन हो ये रहा है कि पानी खुद ब खुद एक हथियार बन गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
ये जो भारत का हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय है, पिछले 18 साल से लगातार पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री को लिख रहा है कि ये सिंधु जल समझौता इतना पुराना हो गया है और दोनों तरफ डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो गया है, आबादी बदल गई है, इरिगेशन लैंड बदल गया है, क्रॉप पैटर्न बदल गया है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए हैं, जमीन के नीचे जो पानी है उसकी डेप्थ टेबल कहीं पर ऊपर चली गई है, कहीं नीचे आ गई है। तो सिंधु जल समझौता रीनेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल 1960 का जो समझौता है उसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि टाइम टू टाइम, समय समय पर इस जल संधि समझौते को रीनेगोशिएट किया जाएगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे इन दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। तो अगर पाकिस्तान इन दरखास्तों का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि रीनेगोशिएट करें, तो जाहिर बात है इंडिया इस पूरे समझौते को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करेगा। अब जैसे रावी, ब्यास, सतलज है, गर्मी के महीने में पानी कम हो जाता है। अब हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में गर्मी के मौसम में हमारी जो फसलें होती हैं उनमें पानी की बहुत ज्यादा दरकार होती है। तो क्योंकि ट्रीटी कहता है कि इन 3 नदियों का पानी, जो ईस्टर्न नदियां हैं 3, रावी, सतलज, ब्यास, इनका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले कुछ दशकों में उसके ऊपर कुछ डैम्स, डाइक्स, डाइवर्जन कैनल्स बना लिए हैं। भविष्य में भी हम और रिजर्वायर बनाने जा रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि जब गर्मी का मौसम होता है, समझिए मानसून के पहले, मानसून पाकिस्तान में चालू होता है समझिए जुलाई में, तो मैं मई और जून की बात कर रहा हूं, अप्रैल से ही मौसम। जी सर। तो अगर हम अपने इस्तेमाल के लिए सिंधु जल समझौते के तहत उसकी एग्रीमेंट को मानते हुए पानी रोकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो टेक्निकली गलत इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह से अभी इस मौसम की बात करता हूं, दिसंबर और जनवरी की बात कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे इंडस रिवर, चेनाब है, झेलम है। क्या है कि ऊपर दूरदराज के हिमालय के रीचेस में स्नोफॉल हो जाती है, ठंड पड़ जाती है, सूरज का जो प्रकाश है वो कम इफेक्टिव होता है, तो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, बर्फ पिघलने की जो दर है वो कम हो जाती है। तो इन झेलम में, चेनाब में पानी कम हो जाता है। तो दिसंबर और जनवरी में हो सकता है कि भारत को टेक्निकल वजह से, अब सलाल प्रोजेक्ट है, बगलियार प्रोजेक्ट है, तो हमको पानी की दरकार होने पर हम रोकेंगे पानी, क्योंकि हमारे खुद के जेन्युइन रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए वो पानी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत जानबूझ के पाकिस्तान को पनिश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी अगर दिसंबर में हमने कुछ दिन के लिए पानी रखा था क्योंकि हम उसका रिजर्वायर भरना चाहते थे और उस पानी को हमारे जेन्युइन पर्पस के लिए डाइवर्ट करना चाहते थे। जी सर, जी। और इसमें कोई शक नहीं सर कि हमने हर बार मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, इवन मेजर डॉक्टर अली शाह, मैं आपका जरा रुख करना चाह रही हूँ, यही बात है कि 47 से लेकर 2025 तक कम से कम 8 से 9 बार बड़े ऐसे मौके रहे, चाहे बात मुंबई ब्लास्ट के बाद की बात हो, कंधार के वक्त की बात हो, या फिर बड़े बड़े हमले जिस रूप में अलग अलग हुए, कारगिल के वक्त भी, 71 के वक्त भी, 67 के वक्त भी, अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसी बातचीत हुई और उसमें हर बार यह हुआ कि पाकिस्तान को मौका दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार पीठ में खंजर खोपा, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद में विक्टिम होने का चोला ओढ़ने की कोशिश की। यूएन जैसे मंचों ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने घर में आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ाता है, तालिबान उसका जीता जागता सबूत है, वो सर पे चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी वो हिंदुस्तान को सीधे सीधे कोस देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मेजर अली शाह की, इस बार जब ये संधि को लेकर एक्शन हुआ तो ये भारत का ऑफिशियल बयान आया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा, किसी भी संधि पर बात नहीं होगी। तो क्या यही बौखलाहट है? लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानता नहीं है। मेजर अली शाह जी, देखिए, बौखलाहट इनकी शुरू से थी, और क्योंकि बौखलाहट इनकी ऐसी जबरदस्त थी तो इनके बौखलाहट को ही कम करने के लिए ये समझौता एक्चुअली इन हरकत में आया था।
ताकि पाकिस्तान थोड़ा बेफिक्र रहे। और ये बिलाल साहब यहां पर धमकी, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ये इतना खलीस आदमी है ये, और ये कह रहा है कि इसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, दिखाता है मंशा कैसे कैसे घटिया लोग इसको फॉलो करते होंगे। अब इसको देखिए, इसको ये खबर नहीं होगी कि जो टोटल मीन एनुअल फ्लो है वो 33 मिलियन एकड़ वो के 41 बिलियन M3 को हो जाता है, जो कंट्रोल है 3 वेस्टर्न रिवर्स। जो वेस्टर्न रिवर्स मैंने आपको बताया था, इंडस, चेनाब और झेलम, जो टोटल मीन फ्लो और एनुअल फ्लो है 135 मिलियन एकर्स, यानी कि 167 बिलियन M3 जो पाकिस्तान को गया था। और जब ये समझौता साइन हुआ था तो हिंदुस्तान ने रिसीव किया रफली कंट्रोल 20% टोटल वाटर कैरी ओवर का, और पाकिस्तान को गया था 80% उस टाइम पे। और ये ट्रीटी इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के जो डर है ना कि हिंदुस्तान बाढ़ कर देगा, ड्रॉट कर देगा, पानी रोक देगा पाकिस्तान को, बेसिकली ताकि बेफिक्र रहे पाकिस्तान। और ये ट्रीटी हुई थी, मगर ये बाज ना आए, अरे बाज ना आए बिल्कुल भी ये। और अभी भी आप देखिए कैसे ये बेशर्मों की तरह बातें कर रहा है। और ये जो इसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती थी, ये सबसे अच्छी ट्रीटी की डिप्लोमेसी में, देखिए ये 2 मुल्क इनकी पट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की ये ट्रीटी हुई है, और ये इसके बाद फिर ये इंडेवर हुआ था, ये पूरी दुनिया इसकी कायम इसको देखती थी कि भी ये समझौता बड़ा समझौता है। और जो इसके बारे में, और 23 अप्रैल 2025 को जब ये हुआ, जब पहलगाम अटैक हुआ ना, उसके बाद फिर जब हमने बोला कि हम ये पानी रोक देंगे, इनकी बौखलाहट अब तक है। और ये देखिए रो रहा है बंदा, रो रहा है, रोते रहे, कोई इसको बचाने कोई नहीं आएगा। हम होली खेलेंगे। ये देखो खलीस बेशरम आदमी, ये कोई शर्म नाम की चीज है? तो हजार जो बिलियन फॉलोअर हैं तेरे हैं, अरे यार मालूम है ये ट्रीटी क्लासिफाई करती है 6 मेजर रिवर का, मालूम है? इंडस रिवर बेसिन इनटू 2 ज्योग्राफिकल कैटेगरीज, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बददिमाग फॉलोअर पाल रखे हैं। और जो 3 बकवास कर रहे हैं, ठीक है, और जो 3 ईस्ट मैं सुन रही हूँ, और सब आपको पूरा संसार सुन रहा है, बोलिए। हाँ, जिस वक्त आपने, मैं बोलने लगा हूँ, जिस वक्त आप ये बोले नहीं, जिस वक्त आप पहली दफा ये आपकी ये बंदे को मैंने इंडिया ये टुडे या जो भी चैनल है उसमें देखा ना, तो मैं 3-4 मिनट के लिए ना बड़ा शशोपज में रहा ना। मुझे उस वक्त, मेरा ख्याल उस वक्त आप ही होस्ट करी थी जब पहली दफा मैंने अली शाह को देखा। ये एक फिल्म आई थी, मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन उसमें एक फिल्म थी बजरंगी भाई को इंडिया की फिल्म, उसमें एक शख्स जो बच्ची का सौदा नहीं करता, वो जो जाती है एम्बेसी में, वो बाद में उसको किसी रेड एरिया में बेचता है, पाकिस्तान वाली ना, ये शख्स, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो बंदा ना, ये जो इसकी शक्ल ऐसी वैसी है। तो मैं वही सोच रहा था कि इतना गंदा और बाजारी आदमी बिलाल शफीक, मुझे देखिए, आपकी नियत तो पार की नहीं है, आपकी नियत तो पार की नहीं है, लेकिन नजर पार की जरूर है। नियत तो पार की नहीं है, लेकिन नजर जरूर पार की है। सुनिए, इसकी जुबान के अंदर शाइस्तगी नहीं है। इधर शोभा जी भी बैठी है, वो आपके वो बैठे हैं, क्या नाम लेते हैं, ग्रुप कैप्टन, उन्होंने कोई घटिया बात नहीं की। ये यकीन करें, अगर ये शख्स हलाली हो तो मेरा नाम डॉक्टर बिलाल शफीक नहीं, ये जाके अपना डीएनए चेक करवाए। अगर तुम अपना डीएनए चेक कर, डॉक्टर, ये डॉक्टर भी है, ये डॉक्टर भी है, धब्बा है डॉक्टरों के लिए, ये डॉक्टर भी है, ये जोकर बिलाल है इसका नाम। क्रीक्स का नाम सुना है? क्रीक्स डेल्टा चैनल्स, लेक्स का मालूम है? लेक्स क्या होते हैं? नहीं मालूम? मोहम्मद बिलाल, डीएनए की अगर बात करते हैं, डीएनए टेस्ट हुआ तो सुनिए, सबका डीएनए सेम ही निकलेगा। आप भी सनातन की ओरिजिन निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत से, हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है। तो प्लीज डीएनए की तरफ मत जाइए, पता नहीं कौन कौन सी, उसके बाद में तो पता नहीं क्या क्या खुलासे हो जाएंगे। मोहम्मद बिलाल, रुक जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए जो उसके बाद में फालतू में आपको ना, अपने डॉक्टर तो छोड़िए, नाम तक ना बदलना पड़ जाए आपको। डॉक्टर तो बहुत छोड़िए, क्योंकि ओरिजिन जो है सबका हिंदुस्तान और सनातन की धरती से ही निकला हुआ है। प्लीज, फिर उनका डीएनए मेरे से ही मैच करेगा, हो सकता है।
अच्छा, आर्टिकल 2, इस ट्रीटी का आर्टिकल 2, आर्टिकल 4 बताओ, आर्टिकल 14 बताओ मेरे को, नहीं पता इसको, मैं बताता हूं इसको। आर्टिकल 2(1) जो पाकिस्तान के अंदर है, अब बिलाल मेरे को समझा दो, बताओ अरे मेरे सब को। छोड़िए, नहीं, ये नहीं बोल मैं आ रही हूँ पाएगा। शुभदा जी। अरे बिलाल ये हमारे आर्टिकल यहाँ, 4 बिलाल आपने 14 सुना नहीं बोल होगा, पाएगा। रहीम एक बहुत, सुनिए रहीम का एक दोहा है पानी को लेकर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और यही हालत हो जाती है, पानी है तो सब कुछ है। और देखिए, जब पानी पर अगर हमने एक्शन लिया तो आप खून बहाने की बात पर उतारू हो गए। जरा समझिए, आप पानी को, जब सिर्फ पानी 90% बंद किया था, सिर्फ 90%, वो भी आप लोगों के करतूतों की वजह से। हालात ये हुए कि आपको यूरोपीय यूनियन से पीने के पानी के लिए 60 मिलियन यूरो का आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। बिलाल इसीलिए अभी भी व्यक्ति कर्मों से अच्छा बन सकता है, लेकिन कर्म अगर सुधार ले तो पाकिस्तान कैसे? और अगर उसमें बिलाल शफीक जैसी मानसिकता और शुभदा चौधरी जी जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ना कभी रिश्ते अच्छे थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं, और जितने तमाम बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, बड़े अच्छे हम संबंध साझा किए करते थे, वो बिलाल शफीक जैसे मानसिकता के ही लोगों की वजह से ये आज स्थिति ऐसी है जो कट्टरता दर्शाती है। देखिए नैना जी, पहली चीज, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात वापस से लाई गई है नैरेटिव में, इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। पहला, जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से मीडिया, लोगों, समुदाय, खासकर चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहने वाले, और फरवरी के एंड में वहां पे इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं कि क्या, क्योंकि हर शहर में वहां पे अभी दंगा हो रहा है। तो एक तरीके से बॉर्डर सेंसिटिव है इंडिया का। दूसरा चीज जो है, एक और चीज हो रही है, सैटेलाइट इमेजरी ने ये बताया है कि पाकिस्तान अपना मांगला मिलिट्री एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है। उसका रनवे लेंथ 1.5 किलोमीटर से 2.3 किलोमीटर बढ़ा रहा है, और ये सिर्फ एलओसी से 50 किलोमीटर दूर है। तीसरी चीज जो है, इशाक धर, मैं आई होप मैं सही बोल रही हूँ, इशाक डार जी, उनका आपने तो उन्हें इंडियन बना दिया है शुभदा जी, वो है तो कुछ सब लेकिन जहां तक बात रही कि ये इस तरीके से क्यों, कल ही यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने फिर गाजा की बात की, फिर पाकिस्तान की बात की। इनफैक्ट उन्होंने 100% बोल दिया कि पाकिस्तान ने तो हाँ बोल दिया है कि गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में वो भेजेंगे सोल्जर्स। तो बहुत सारी चीजें अभी साथ में चल रही हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि हमें अपने जो पोरस बॉर्डर्स हैं नेपाल के साथ, हमारे जो बॉर्डर्स है बांग्लादेश पे, उस पे ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत है, क्योंकि शेख हसीना को गल्फ कंट्रीज, यूएस, यूके किसी ने असाइलम नहीं दिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से वो मिलना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया। मोहम्मद यूनुस को क्लिंटन का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जो म्यांमार की जो जनता है, मिलिट्री जनता, जो हंगरी से वेपन्स लेती है, वो बांग्लादेश की आर्मी भी कहीं ना कहीं उससे ले रही है। इसमें बहुत सारे नार्को टेररिज्म और ड्रग पेडलिंग और ब्लैक मार्केट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वो काफी सेंसिटिव हो गया है। और इसके कारण एक होता है फिजिकल एम्बिग्विटी और फिजिकल बाउंड्री का डेंजरस होना, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। लेकिन तो शुभदा जी, मैं यहाँ पर एक बात है। जरूर ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अच्छा जिक्र किया, चूंकि इसके पहले भी हमने चर्चा की थी, खासतौर से गाजा को लेकर, जो यहाँ पर बिलाल शफीक बार बार जिस पानी बहाने की, खून बहाने की, मंदिर की घंटियां बंद होने की जो धमकी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। जिन फिलिस्तीनियों को ये अपना भाई बंधु कहते थे, अब उन्हीं का खून बहाने के लिए हथियार उठाने को ये कहा जाए कि अब बेताब नजर आ रहे हैं।
क्योंकि जब स्टेबलाइजेशन फोर्स में अगर ये हिस्सा बनते हैं, शुभदा मैं आप ही से वो बोल रही हूँ, अगर ये उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जो इशाक डार पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें ये तो स्पष्ट हो जाता है जिसको अभी तक इजराइल को इन्होंने मान्यता नहीं दी, इजराइल के अगेंस्ट ये सामने नजर आए, और वो इजराइल जो बार बार ये कहता है कि 2 स्टेट थ्योरी पर वो भरोसा नहीं करता, जब तक हमास का एक एक लीडर खत्म नहीं हो जाता, हथियार नहीं डाल दिए जाते, कोई समझौता नहीं होगा। उनके साथ में अब अपने ही भाई बंधु उन्हीं के ये कहा जाए कि उनके सामने हथियार उठाने जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और दोगलापन और कुछ होता नहीं है। देखिए, आज 28 साल का एक बच्चा, न्यू बॉर्न, 28 दिन का, सॉरी, आज 28 दिन का एक बच्चा, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, वो फ्रीज करके मर गया। बहुत सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं, बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। अगर आप डेटा देखेगा तो एक ऑफिशियल डेटा है कि 60,000 लोग मरे, लेकिन 6 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, 3.5 लाख लोग, मतलब 3.5 तो बच्चे थे। जहां तक बात रही कि 2 स्टेट सोल्यूशन, तो 13 सितंबर 1993 से ही नहीं मांगता था। ओस्लो पीस अकॉर्ड्स जो हुआ था वो पूरा का पूरा फसाड था। जहां तक बात रही यासिर अराफात को किसने मारा, ये भी बहुत बड़ा आज का क्वेश्चन मार्क है। मैं यासिर अराफात की कब्र तक गई। तो जहां तक बात रही कि पाकिस्तान अब इसमें मार्को रूबियो क्या गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनसे एक काउंटर क्वेश्चन भी हुआ था कि क्या आपको इन रिटर्न पाकिस्तान ने हाँ बोला है, तब उन्होंने बोला कि कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेस हैं जो हमें कोऑर्डिनेट करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जिस आजादी से पाकिस्तान का नाम यूज कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन शुभदा जी, दूसरी चीज क्योंकि है, उसमें बड़ी बात ये हो जाती है कि आसिम मुनीर के सामने हाँ या ना करने का ऑप्शन नहीं है ना, वो अपनी इफ एंड बट रख नहीं सकते, अपनी क्लॉजेस, अपनी शर्तें रख नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें किस तरह से पट्टा बांध चुके हैं और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कब आपको बैठना है, कब आपको खड़े होना है। उनके सामने हाँ या ना करने की अभी हैसियत है नहीं पाकिस्तान की, और मुझे लग रहा है कि ये बिलाल शफीक को भी समझ लेना चाहिए। अगर अपने दम पे खड़े होते तो शायद आज दम से कह सकते थे कि हम अपने भाइयों, जिनके लिए हम हमेशा जिनके रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। और यही दोगलापन है। और पाकिस्तान, सुनिए, बिलाल शफीक हर बार एक्सपोज होते हैं, इस बार भी एक्सपोज हो गए, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। और रही बात सिंधु जल संधि की, तो इशाक डार भी बखूबी जानते हैं, जो अभी थोड़ा बहुत जो पानी मिलता है वो भी अगर पूरी तरह से बंद कर दिया ना, पानी को मोहताज हो जाएंगे आप। फिलहाल आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये जरूर मान के चलिए, जिस रूप में लगातार गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से पानी को लेकर दी जाती रही है, जंग की धमकी देते हैं, पानी की बातों में संधि निभाई हमने हर हालातों में, और खुद कर्ज में डूबी है हुकूमत पाकिस्तान की, और इल्जाम बहाते हैं नदियों की बरसातों में। ये पाकिस्तान की स्थिति में पूरी तरह से सटीक लाइनें बैठती है। फिलहाल यहाँ पर अब वक्त है आज का सवाल जानने का। आज का सवाल है, टीम इंडिया का T20 कप्तान आखिर कौन है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव और दूसरा है शुभमान गिल। क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।